स्टोरी सुनने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हमारी वेबसाइट अब लाइव हो चुकी है, जिस पर आप कई तरह का इन्फॉर्मेटिव और इंफोटेनमेंट कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ सकते हैं। मैं हर रोज इस पर 1 या 2 ब्लॉग्स अपडेट करता हूं। अगर आपको हॉरर मूवीज के सजेशंस चाहिए या फिर आप अलग अलग फोकलोर, मिथ्स और हिस्ट्री के बारे में जानना और पढ़ना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाइए और एंजॉय कीजिए। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, रील्स देखिए, एंजॉय करिए, हैव फन। तीन अक्टूबर, डॉक्टर जॉन स्यूअर्ट की डायरी। आर्थर और क्विंसी का इंतजार करते वक्त एक एक पल कई घंटों जैसा लग रहा था, पर मैं बैठे बैठे जॉनथन को देख रहा था। कल रात वो जितना खुश और उत्साहित लग रहा था, आज वैसा नहीं है। वैसे भी इस घर में इतनी धूल मिट्टी और गंदगी है कि हम यहां रुकना नहीं चाहते। कल मैं जॉनथन की आंखों में चमक देख पा रहा था और आज उसका चेहरा किसी बूढ़े निराश इंसान जैसा है जिसके माथे पर दुख की लकीरें बन चुकी थी। मुझे लगता था कि सिर्फ मुझे ही जिंदगी में दुख है, पर जॉनथन ने मुझसे कहीं ज्यादा झेला है और वो अब भी लड़ रहा है। प्रोफेसर ये सब समझते हैं और शायद इसीलिए वो जॉनथन से कुछ ना कुछ बात करके उसे व्यस्त रखने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अपने बुडापेस्ट के दोस्त आर्मेनियस ने उन्हें बताया था कि काउंट जब जिंदा था तब एक बेहतरीन इंसान था। वो एक बहादुर सैनिक, एक अच्छा राजा और उससे भी अच्छा ऑल्केमिस्ट था। उसे साइंस और केमिकल्स की अच्छी जानकारी थी। अपने समय का शायद ही किसी तरह का कोई ज्ञान होगा जो उसके पास ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना ज्ञान और आज की आधुनिक दुनिया की समझ दोनों को और भी बढ़ाता जा रहा है। वो अपनी ताकत की हदों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ये जानने की कोशिश भी कर रहा है कि वो कैसे हमारी दुनिया में मौजूद चीज़ों से फ़ायदा उठा सकता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी। एक आदमी जो सदियों से अपने मकसद को पाने में लगा हुआ हो, वो जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करेगा। मैं तुम्हें समझाता हूं। ये कहते हुए प्रोफेसर जॉनथन के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, काउंट अलग अलग तरह के प्रयोग कर रहा है, जैसे कि डॉक्टर जॉन का वो जीव जंतुओं को खाने वाला मरीज रेनफील्ड। उसने उसका इस्तेमाल जॉन के घर में घुसने के लिए किया। हम सब जानते हैं कि वो बिना किसी के अंदर बुलाए किसी के घर के अंदर नहीं जा सकता और कैसे उसने ये सारे बक्से अलग अलग जगहों पर रखवाए हैं। वो ये काम खुद भी तो कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। हाँ, जब वो बक्से अलग अलग जगहों पर पहुंचा दिए गए तो उसने दोबारा उनमें से 1-2 बक्से छुपा दिए, जैसे कि हमें यहाँ एक बक्सा अभी तक नहीं मिला है। यह भी हो सकता है कि उसने कुछ बक्से जमीन के अंदर दबा दिए हों, जिससे वो रात में उन्हें आराम करने के लिए इस्तेमाल कर सके। पर जॉनथन, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने कैराफैक्स एस्टेट के बक्से शुद्ध किए हैं, भगवान ने चाहा तो बाकी को भी हम आज ही ठिकाने लगा देंगे। मेरी घड़ी के हिसाब से आर्थर और क्विंसी को गए 1 घंटा हुआ है और अगर सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही रहा तो वो शायद अब तक वापस आने के लिए निकल भी चुके होंगे। प्रोफेसर ये कह ही रहे थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। प्रोफेसर ने हमें चुप रहने का इशारा किया। उन्होंने बड़ी सावधानी से दरवाजा खोला तो बाहर एक डाकिया खड़ा था। उसने प्रोफेसर को एक टेलीग्राम दिया। प्रोफेसर ने दरवाजा बंद किया और टेलीग्राम को जोर से पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, आप लोग डी के बारे में सोचें। वो कैराफैक्स एस्टेट से अभी 12:45 पर निकला है और जल्दबाजी में दक्षिण दिशा की ओर गया है। वो शायद आपकी तरफ ही आ रहा होगा। मीना।
जॉनथन ये सुनकर बड़ा खुश हो गया था। उसने कहा, भगवान का शुक्र है, शायद हमारा सामना जल्दी ही उससे होगा। प्रोफेसर ने जॉनथन से कहा, अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, हमें अभी काफी कुछ करना है। पर जॉनथन तो उत्साह से भर चुका था। वो बोला, मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं है। अगर उस बदजात को मारने के लिए मुझे अपनी आत्मा भी बेचनी पड़ी तो मैं वो भी करूंगा। इस पर प्रोफेसर ने जॉनथन को चुप कराया और ऐसी बेकार की बातें करने से मना किया। उन्होंने कहा, जॉनथन, भगवान ऐसे किसी की आत्मा नहीं खरीदता, और डेविल, उसे किसी के विश्वास से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए ये बकवास बंद करो और धैर्य से काम लो। तुम्हें जिंदा रहना है मीना के लिए, और तुम हमारी चिंता मत करो। हम सब ने खुद को इस काम के लिए समर्पित किया है। हमारा वक्त आ रहा है। अभी दिन के वक्त वो यहां तेजी से नहीं आ पाएगा। तुम बस इतना सोचो कि आर्थर और क्विंसी यहां उससे पहले पहुंच जाएं। मीना का टेलीग्राम मिलने के करीब आधे घंटे बाद दरवाजे पर किसी की आहट हुई। वो जो कोई भी था, उसके दरवाजा खटखटाते ही हम सावधान हो गए और हमने अपने अपने हथियार निकाल लिए। प्रोफेसर ने बड़ी सावधानी से दरवाजा खोला तो हमारी जान में जान आई। ये आर्थर और क्विंसी थे। वो दोनों अंदर आए और हमने दरवाजा बंद किया। क्विंसी अंदर आते हुए बोला, हमने दोनों घरों को ढूंढकर उनमें रखे वो मिट्टी के सारे बक्से बर्बाद कर दिए। प्रोफेसर ने पूछा, बर्बाद कर दिए मतलब? क्विंसी ने कहा, मतलब शुद्ध कर दिए। दोनों घरों में 6-6 बक्से थे। अब हमें यहां उसके आने का इंतजार करना होगा। अगर वो शाम 5 बजे तक भी यहां नहीं आया तो हमें तुरंत ही वापस निकलना चाहिए। सूरज ढलने के बाद हम मिसेस मीना को अकेला नहीं छोड़ सकते। प्रोफेसर ने कहा, मैडम मीना के मुताबिक वो कैराफैक्स एस्टेट से दक्षिण दिशा की तरफ गया है। उसके उस तरफ जाने का कोई मतलब तो है। दक्षिण की तरफ उसका एक ही ठिकाना हो सकता है, बरमॉन्टसी। पर तुम दोनों तो वहीं से आ रहे हो, इसका मतलब वो माइल एंड की तरफ गया होगा। पर उन दोनों जगह ही जाने में उसे काफी वक्त लगा होगा, क्योंकि वो सूरज की रोशनी में बाहर नहीं आ सकता। वैसे भी तुम दोनों ने उसके उन ठिकानों को तो बेकार ही कर दिया है। लगता है उसे यहां हमारे आने का अभी तक शक नहीं हुआ है, पर वो जरूर इसी तरफ आ रहा होगा। मेरी बात मानो, हमें उससे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो कभी भी यहां आ सकता है। प्रोफेसर ये बात कर ही रहे थे कि उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया। हम सब शांत हो गए और अपनी अपनी जगह पर तैयार हो गए। किसी ने घर के मुख्य दरवाजे में चाबी लगाई थी। क्विंसी, जो कि एक अनुभवी शिकारी है, उसने हमें इशारा किया और हम कमरे में हमला करने के लिए अपनी अपनी पोजीशन पर तैयार हो गए। क्विंसी ने एक भी शब्द नहीं कहा था, बस हमें अपने हाथों से इशारा किया और हमने पोजीशन ले ली। मैं और जॉनथन दरवाजे के बगल में खड़े हो गए और प्रोफेसर बिल्कुल बीचों बीच। आर्थर और क्विंसी हॉल में पीछे की तरफ अपनी बंदूकों के साथ तैनात थे। उन्होंने निशाना दरवाजे की तरफ कर रखा था। हम मुख्य दरवाजे से डाइनिंग हॉल में आते धीमे कदमों की आवाज सुन सकते थे। शायद काउंट को शक हो गया था कि हम यहां मौजूद हैं, या फिर उसने हमें सूंघ लिया था। वो दरवाजा बड़े धीरे से हमारे सामने खुला और काउंट सीधा अंदर की तरफ कूदा, बिल्कुल किसी चीते की तरह। वो इतनी तेजी से और इतने आराम से हवा में तैरता हुआ हमारे सामने से गुजरा था कि हम में से किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हमें अपनी उंगलियां हिलाने का भी मौका नहीं मिला था। पहली हरकत जॉनथन ने की। वो भागकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। काउंट हमें देखकर जोर से गुर्राया, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। हम पांचों उस पर टूट पड़े। हमारे पास उससे लड़ने का कोई प्लान तो नहीं था, पर जॉनथन बिल्कुल पागल हो चुका था। उसने अपनी खुखरी से पहला वार किया, जिससे काउंट लगभग बच निकला। जॉनथन ने सीधा उसके दिल पर वार किया था। अगर काउंट उससे ना बचता तो शायद हम सब तुरंत उस पर हावी हो जाते, पर वो तेज था। हार करके उस वार से काउंट का कोट फट गया था
और उससे कुछ नोट और सोने के सिक्के निकलकर नीचे गिर गए। मैंने जॉनथन को देख लिया था, वो रुकने वाला नहीं था। मैं भी चाहता था कि काउंट को संभलने का मौका ना ही मिले तो अच्छा। मैंने भी क्रॉस और पवित्र ब्रेड जेब से निकाल लिया और काउंट की तरफ बढ़ा। उस क्रॉस से मुझे अपने अंदर एक अनोखी ताकत सी महसूस हो रही थी और काउंट भी मुझे देखकर पीछे हट गया था। मैंने उसके चेहरे पर हम सब के लिए नफरत देख ली थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। हमने उसकी कमजोरी पकड़ ली थी क्योंकि क्रॉस के सामने उसकी खाल का रंग बदल गया था और उसके माथे पर हारकर की दी गई चोट का निशान एक घाव में बदल चुका था। अगले ही पल वो बिजली की फुर्ती से हारकर के हाथ के नीचे से निकल गया। भागते हुए उसने जमीन से थोड़ा सा सोना भी उठा लिया था। काउंट खिड़की का शीशा तोड़ता हुआ एक पेड़ की छाव में जा गिरा। उसने अपने लबादे से अपना चेहरा ढका और भागकर अस्तबल में घुस गया। हम सब खिड़की से उसे देख रहे थे। अस्तबल में सूरज की रोशनी नहीं थी। काउंट हमारी आंखों के सामने ही था। वो बोला, तुम्हें क्या लगा तुम सब मिलकर मेरा मुकाबला कर लोगे? नहीं, तुम में से किसी की भी इतनी औकात नहीं है। तुम सब के सब इसका खामियाजा भुगतोगे। मेरा बदला तो अभी शुरू हुआ है। मैं ये सदियों से करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। जिन लड़कियों को तुम सब दिलो जान से चाहते थे वो पहले ही मेरी हो चुकी हैं। तुम सब मेरे गुलाम बनोगे और मेरे हर हुक्म की तामील करोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे आराम करने की सारी जगह बर्बाद कर चुके हो? तुम गलत हो। मेरे पास और भी जगहें हैं, तुम बस देखते जाओ। ये कहकर उसने अस्तबल का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हम सब में से सबसे पहले प्रोफेसर बोले। उन्होंने कहा, मुझे एक तरकीब सूझी है। उसकी इन झूठी बहादुरी से भरी बातों पर मत जाओ। वो हमसे डर गया है, उसे समय से डर लग रहा है। तुमने देखा नहीं वो कैसे सोना और पैसे लेकर भागा? तुम सब ने जंगली जानवरों का शिकार किया है ना, इसे भी वैसा ही समझो। ये कहते हुए प्रोफेसर ने जमीन पर पड़ा वो सोना, पैसे और प्रॉपर्टी के कागजात अपनी जेब में रख लिए। डाइनिंग टेबल पर रखी बाकी चीजों को उन्होंने फायरप्लेस में फेंक दिया और उनमें आग लगा दी। हारकर खिड़की से कूदकर अस्तबल की तरफ भाग गया था और आर्थर और क्विंसी दरवाजे से होते हुए उसी दिशा में दौड़ गए। जब तक उन तीनों ने अस्तबल का दरवाजा खोला तब तक शायद काउंट भाग चुका था। हम सब ने घर के पीछे वाले हिस्से में उसे ढूंढा पर हमें वहां वो कहीं नहीं मिला। अजीब बात थी कि किसी ने भी उसे भागते हुए नहीं देखा था। इस वक्त दोपहर ढल रही थी और सूरज ढलने में ज्यादा वक्त नहीं बचा था। हम समझ गए थे कि कम से कम आज तो हमें खाली हाथ ही लौटना होगा। वैसे भी मीना अकेली है, बस एक मिट्टी का बक्सा और हम उस शैतान का खात्मा कर सकते हैं। हम घर वापस आए तो मीना को हमसे किसी अच्छी खबर की उम्मीद थी जो कि शायद हम उसे नहीं दे पाए, पर प्रोफेसर को उम्मीद थी कि हम जल्दी ही सफल होंगे। डिनर के बाद हमें थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। वैसे भी सुबह नाश्ते के बाद से हमने कुछ भी नहीं खाया था। हमने मीना को आज दिन भर की सारी घटनाएं विस्तार से बताई। ये सुनकर मीना को शायद थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। मीना को जॉनथन की आंखों में हताशा और नफरत साफ दिखाई पड़ रही थी। वो जानती थी कि जॉनथन काउंट को दिलो जान से मारना चाहता है। उसने जॉनथन का हाथ पकड़ा और कहा, जॉनथन, जिस तरह से प्रोफेसर ने अनडेड लूसी को मारा था जिससे हमारी उस प्यारी लूसी की आत्मा को शांति मिल सके, तुम्हें भी काउंट के लिए अपने दिल में नफरत नहीं बल्कि दया का भाव रखना चाहिए। तुम्हें उसकी आत्मा को इस दुनिया से बाहर भेजना है। इसके लिए तुम्हें उससे नफरत करने की जरूरत नहीं है। पर जॉनथन के मन में तो कुछ अलग ही चल रहा था। उसके कानों पर तो जैसे मीना की किसी बात का असर हो ही नहीं रहा था। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से बंद की हुई थी कि वो लगभग सफेद हो गई थी। वो दबी आवाज में बोला, बस एक बार अगर वो मेरे हाथ आ जाए तो मैं उसकी जिंदगी को उसके जिस्म से निचोड़ कर निकाल दूंगा। बस एक बार।
मैं उसे नरक की गहराइयों में जलने के लिए भेज कर ही मानूंगा। मीना ने जॉनथन को रोका। नहीं जॉनथन, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें मैंने आज तक नहीं सुनी हैं। तुम उस शैतान से कहीं बेहतर हो। तुम उसके जितना नीचे मत गिरो। आज मीना और जॉनथन के सोने से पहले प्रोफेसर ने कम से कम इतना इंतजाम तो कर दिया था कि काउंट उस घर में अंदर नहीं आ सकता था। उन्होंने उनके बिस्तर के पास एक छोटी सी घंटी भी रख दी थी, जिसे वो कभी भी बजाकर बाकी लोगों को सतर्क कर सकते थे। और रात में क्विंसी, आर्थर, मैं और प्रोफेसर चारों ही लोग बारी बारी पहरा देने के लिए तैयार थे। 3 अक्टूबर, जॉनथन हार्कर की डायरी। आज सोते हुए मेरी नींद मीना की हरकत से खुली। मैंने देखा कि वो उठकर बैठ गई थी और उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। और ऐसा क्यों था, ये मुझे कुछ देर बाद पता चला। अचानक मीना ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। उसने कहा, बाहर गलियारे में कोई है। मैं चुपचाप उठा और मैंने दरवाजा खोला। बाहर गलियारे में एक कुर्सी पर क्विंसी बैठा था। उसने कहा, जाओ जाकर सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है, हम सब यहां पहरा दे रहे हैं। मैं अंदर आया और मीना को क्विंसी के बारे में बताया। ये सुनकर शायद उसने राहत की सांस ली थी। 4 अक्टूबर की सुबह मुझे याद है कि रात में मीना ने मुझे एक बार और जगाया था, पर वो बस उसका डर था। अभी सुबह पूरी तरह से नहीं हुई थी और मैं खिड़की से सलेटी रंग का वो आसमान देख रहा था, पर मीना उठकर बैठ गई थी। उठते ही उसने मुझसे कहा कि मैं जल्दी से प्रोफेसर को बुला दूं। मैंने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि उसे एक तरकीब सूझी है। मैंने ज्यादा सोचा नहीं और भागते हुए प्रोफेसर वैन हेल्सिंग के पास गया। वो सोफे पर बैठे बैठे ही सो रहे थे। मैंने उन्हें जगाया और मीना के बारे में बताया। वो नाइट गाउन पहने पहने ही भागकर हमारे कमरे में आए। वो मीना को देखकर खुश थे। उन्होंने कहा, गुड मॉर्निंग मैडम मीना, आज आप हमें वही पहले वाली मीना लग रही हैं। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मीना ने कहा, प्रोफेसर आप मुझे जल्दी से हिप्नोटाइज कर दीजिए। सुबह लगभग होने वाली है और अगर आप मुझे अभी हिप्नोटाइज कर देंगे तो मैं शायद खुलकर वो सब बता पाऊंगी जो मैं दिन में नहीं कह सकती, क्योंकि सुबह होते ही उस काउंट का जादू मुझ पर से उतर जाएगा। आप प्लीज जल्दी करें, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। प्रोफेसर ने भी बिना वक्त गवाए मीना को कुर्सी पर बैठने को कहा। वो मीना की आंखों में देखने लगे और उसके चेहरे के सामने से अपने हाथ बार बार एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने लगे। मीना भी उन्हें कुछ मिनटों तक देखती रही और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मीना एकदम जड़ बैठी थी। अगर उसकी सांस नहीं चल रही होती तो कोई भी ये नहीं कहता कि वो जिंदा है। मीना ने अपनी आंखें खोली, पर उसकी आंखें कुछ अलग थीं। वो मुझे मेरी मीना नहीं लग रही थी। प्रोफेसर ने मुझे हाथ से बाकी लोगों को बुलाने का इशारा किया। मैं बिना आवाज किए बाहर गया और आर्थर, जॉन और क्विंसी को बुला लाया। मीना आंखें खोल कर बैठी थी, पर ऐसा लग रहा था उसे अपने आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। प्रोफेसर ने पूछा, तुम कहां हो? मीना ने कहा, मुझे नहीं पता। नींद की अपनी कोई जगह नहीं होती। कुछ पलों के लिए वहां खामोशी छा गई थी। मैं ये सब पहली बार देख रहा था और शायद बाकी लोग भी। बाहर सूरज की रोशनी आने वाली थी और प्रोफेसर ने मुझे हाथ हिलाकर खिड़की पर पर्दा डालने के लिए कहा। मैंने चुपचाप वैसा ही किया। उस गुलाबी रंग के पर्दे से कमरे में एक हल्की गुलाबी रंग का एहसास हो रहा था। प्रोफेसर ने मीना से दोबारा पूछा, अब बताओ मीना, कहां हो तुम? मीना ने जवाब दिया, पता नहीं, ये एक अजीब सी जगह है, सब तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। प्रोफेसर ने दोबारा पूछा, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है?
मीना ने कहा कि उसे पानी के टप टप की आवाजें सुनाई दे रही हैं और दूर से कुछ लहरों की आवाजें भी आ रही हैं। प्रोफेसर ने पूछा कि क्या तुम किसी शिप पर हो? मीना ने इसका जवाब तुरंत ही दिया, हाँ बिल्कुल। प्रोफेसर ने पूछा, तुम्हें और क्या सुनाई दे रहा है? मीना ने कहा, मुझे कई लोगों की भाग दौड़ की आवाजें आ रही हैं और बड़ी बड़ी जंजीरों के खींचे जाने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। हम बाकी तीनों लोग ये सब देख रहे थे और सब के सब इतने अचंभे में थे कि हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। प्रोफेसर ने पूछा, मीना तुम क्या कर रही हो? मीना ने जवाब दिया, मैं बस हूं, जैसे मर गई हूं। यह कहते ही मीना की आंखें दोबारा बंद हो गईं और उसने एक गहरी सांस ली। अब तक सुबह हो गई थी। प्रोफेसर ने मीना को उठाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। एक पल में ही वो ऐसी गहरी नींद में सो गई थी जैसे न जाने कितने घंटों से सो रही हो। सोते हुए मीना ने एक गहरी सांस ली और जाग गई। वो बड़े आश्चर्य से हम सबको देख रही थी। उसे शायद अभी हुआ कुछ भी याद नहीं था। उसने पूछा, मैंने आप लोगों को क्या बताया? क्या आपको कुछ काम की बात पता चली? प्रोफेसर के चेहरे पर एक संतुष्टि थी। उन्होंने कहा, जिस शिप के बारे में अभी मैडम मीना ने बताया वो जरूर ही लंदन पोर्ट पर खड़ी होगी, पर वहां तो बहुत सी छोटी छोटी शिप्स आती जाती रहती हैं। खैर कुछ भी हो, हमारे पास कोई सुराग तो है। उन बक्सों को पवित्र करने के बाद हमारे पास कोई सुराग नहीं था, पर अब हम एक दिशा में आगे तो बढ़ ही सकते हैं। अब मुझे समझ आया कि जॉनथन के अकाउंट पर वार करने के बाद वो पैसे और सोना उठाकर क्यों भागा था। उस कमीने को जब अपनी जान बचाने और हमें मारने पर ध्यान देना चाहिए था, तब वो पैसे क्यों जमा कर रहा था? मुझे अब यह समझ आ गया है, वो बचना चाहता है। तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो ना? वो यहां से भागना चाहता है। वो समझ चुका है कि उसके पास ट्रांसिल्वेनिया की मिट्टी से भरा सिर्फ एक ही बक्सा बचा है और कुछ लोग भूखे भेड़ियों की तरह उसके पीछे लगे हैं। उसने अपना वो बचा हुआ बक्सा शिप पर रख लिया होगा और भागकर वापस जा रहा होगा। हमें उसका पीछा करना ही होगा, बस यही एक रास्ता बचा है। इस पर मीना ने कहा, पर क्यों? जब वो यहां से भाग चुका है या फिर भाग रहा है तो हमें उसके पीछे क्यों जाना चाहिए? हम यहां शांति से भी तो रह सकते हैं। प्रोफेसर ने जवाब दिया, मैडम मीना, वो शैतान सदियों तक जिंदा रह सकता है और जरा सोचो कि वो इस बीच कितने मासूम लोगों और बच्चों को मौत के घाट उतारेगा। हमें उसका खात्मा करना ही होगा। मीना ने निराशा में अपना सर झुका लिया। प्रोफेसर वैन हेल्सिंग का फोनोग्राफ टेप। यह संदेश जॉनथन के लिए है। तुम अपनी पत्नी मीना के साथ रहो और हम सब जाकर अपनी तलाश शुरू करते हैं। आज दिन भर हम सब बाहर रहेंगे और काउंट के किसी शिप में छुपाए हुए उस बक्से को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तुम आज घर पर ही रहो और मीना का ध्यान रखो। मुझे शक है, बल्कि मुझे यकीन है कि हमारा दुश्मन भागकर ट्रांसिल्वेनिया वापस चला गया है। पर तुम चिंता मत करो, क्योंकि इसकी तैयारी मैंने पहले ही कर रखी है। इसे भगवान के दिए कुछ संकेत कहो या फिर मेरा दिमाग, पर मेरे हिसाब से काउंट ने इसकी तैयारी पहले ही कर रखी थी। वो जान गया था कि हम उसके खेल को समझ चुके हैं और अगर वो यहां रहा तो शायद हम उसे जहन्नुम पहुंचा देंगे। इसीलिए वो अपने घर की तरफ भाग रहा है। कुछ जानकारी मिलने पर हम घर आकर तुमसे बात करते हैं। ये राक्षस जिसे लंदन तक पहुंचने में सैकड़ों साल लग गए, उसे हमने एक दिन में ही यहां से भगा दिया। कम से कम मैं ये तो कह ही सकता हूं कि वो हमसे डर गया है। खुद पर और मीना पर भरोसा रखो जॉनथन। ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, पर मुझे भरोसा है कि भगवान हमारे साथ है और इस लड़ाई में जीत हमारी ही होगी। 5 अक्टूबर, मीना हार्कर का जर्नल। जॉनथन ने मुझे आज प्रोफेसर का रिकॉर्ड किया हुआ वो फोनोग्राफ टेप सुनाया। मुझे नहीं पता कि इस पर मुझे क्या कहना चाहिए।
या फिर कुछ कहना भी चाहिए या नहीं। आज प्रोफेसर ने हम सबको बुलाकर बताया कि दिन भर उन्होंने किस तरह से काउंट की खोज की और क्या क्या कदम उठाए। ट्रांसिल्वेनिया आने जाने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, एक तो पानी से और दूसरा सड़क से। प्रोफेसर ट्रांसिल्वेनिया जाने के लिए बेताब थे और मैंने उनसे कहा कि वो या तो दानुबे से होते हुए जाएं या फिर ब्लैक सी से। सबसे पहले हमने ब्लैक सी के रास्ते पर आने जाने वाली शिप्स की पड़ताल शुरू की। हमें एक शिप मिली जो कि हाल ही में ब्लैक सी की तरफ गई थी। वो शिप वारना की तरफ चली थी। उस शिप का नाम था जरीना कैथरीन। पता नहीं कैसे पर मुझे एहसास हो गया था कि यही वो शिप है। ये शायद काउंट का खून पीने का ही नतीजा है कि मैं उससे जुड़ सी गई हूं। प्रोफेसर ने जब उस शिप के क्रू से पूछताछ की तो उन्होंने बताया था कि 1-2 दिन पहले रात में एक आदमी उनके पास भागते हुए आया था। उन लोगों का कहना था कि वो पतला और लंबा था और उसने काला सूट पहना हुआ था। और एक और बड़ी ही अजीब बात थी, उस आदमी ने एक घास फूस से बनी बड़ी सी हैट भी पहनी हुई थी और उसकी आंखें जैसे शोलों की तरह जल रही थीं। क्रू ने बताया कि उस आदमी ने आते ही उनके सामने कुछ पैसे फेंक दिए थे। वो बड़ी जल्दी में था और कह रहा था कि उसे ब्लैक सी से होकर ट्रांसिल्वेनिया जाने वाली किसी भी शिप में बिठा दें। हम उसे ऑफिस में ले गए और उसे शिप के बारे में बताया। उसने अपनी जगह बुक की और थोड़ी देर में आने को कहकर चला गया। कुछ देर बाद वो एक बग्घी से एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा लेकर आया और हमें और कैप्टन को बताने लगा कि उन्हें यह बक्सा कहाँ रखना है और कैसे ले जाना है। पर कैप्टन उस आदमी से गुस्सा हो गया था और उसे गालियां दे रहा था। वो कह रहा था कि यह सब उसके बस का नहीं, वो खुद आए और देख ले कि यह बक्सा उसे कहां और कैसे रखना है। पर वो पतला आदमी शिप के अंदर नहीं आ रहा था। कैप्टन ने उससे कहा कि वो जल्दी से ये बक्सा रखवा दे, नहीं तो शिप उसे छोड़कर चली जाएगी क्योंकि उनके जाने का समय आने वाला है। पर वो पतला आदमी बड़े अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, शायद ये शिप आज अपने सही समय पर यहां से ना निकल पाए। इसके बाद वो आदमी कुछ कागजी कार्रवाई करने के लिए चला गया। पर जैसे ही शिप के जाने का समय आया तो बड़ी ही अजीब सी बात हुई। न जाने कैसे पर पानी से एक धुंध सी उठने लगी जो उनकी शिप तक आ गई और बढ़ती ही गई। कैप्टन और बाकी लोग ये सब देख रहे थे पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो रहा था। धीरे धीरे पानी का स्तर भी ऊपर आ रहा था जो कि शिप के चलने का बिल्कुल सही समय था। पर इस धुंध में वो कहीं नहीं जा सकते थे। इतने में वो पतला सा आदमी न जाने कहां से दोबारा आ गया और कैप्टन से पूछने लगा कि उसने वो बक्सा कहां और कैसे रखा है। कैप्टन को वो आदमी पसंद नहीं आया था। वो उसे गालियां देने लगा पर उस आदमी पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। वो खड़ा मुस्कुरा रहा था। हमारे एक क्रू मेंबर ने उसे बक्सा दिखा दिया और वो आदमी आकर शिप के डेक पर खड़ा हो गया। उसके वहां जाते ही वो धुंध खुद ब खुद गायब होने लगी और कुछ ही देर में मौसम एकदम साफ हो गया। उसके बाद रात में वो शिप वहां से निकल गई और उन लोगों के मुताबिक वो आज सुबह तक खुले समंदर में होनी चाहिए। प्रोफेसर ने मुझसे कहा, तो मैडम मीना, हमें कुछ समय इंतजार करना होगा क्योंकि हमारा वो दुश्मन अभी खुले समंदर में होगा। उसे दानुबे से होते हुए ट्रांसिल्वेनिया जाने में कुछ समय तो लगेगा, इसीलिए हमारे पास तैयारी के लिए काफी वक्त है। मैं सोच रहा हूं कि उस पर हमला करने का सबसे अच्छा वक्त सूरज निकलने से लेकर सूरज ढलने के बीच का होगा और वो जब अपने बक्से में बंद होगा तब हम उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं उस शिप के मालिक से भी मिला हूं और उसने हमें काफी जानकारी दी है। प्रोफेसर मुझे और बाकी सबको काउंट की ताकत और कमजोरियों के बारे में अलग अलग तरह से समझा रहे थे और साथ में हमें यह भी बता रहे थे कि काउंट को जहन्नम पहुंचाकर हम किस तरह से इंसानियत की मदद ही कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि अगर इतना शातिर, बहादुर और ताकतवर आदमी शैतान के बजाय भगवान की तरफ होता
तो इस दुनिया में वो न जाने कितने लोगों की मदद कर सकता था। 5 अक्टूबर, डॉक्टर जॉन सीवर्ट की डायरी। हमें 1-2 दिन हो गए हैं जब हम थोड़ा शांति से अपने घर में हैं, पर मैंने आज मीना को देखा तो उसके माथे पर वो जलने का निशान देखकर जैसे मुझे अपना लक्ष्य याद आ गया। मीना कुछ अजीब सी हो गई है। अक्सर वो कुछ कहते कहते रुक जाती है और अकेले बैठे बैठे न जाने क्या सोचती रहती है। शायद उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है, पर वो कुछ कहती नहीं। आज प्रोफेसर मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि उन्हें अकेले में कुछ बात करनी है। हम लोग बालकनी में जाकर खड़े हुए तो उन्होंने कहा, मीना बदल रही है। उस पर शायद काउंट के खून का असर हो रहा है। ये सुनकर मेरे शरीर में एक ठंडी सी सरसरी दौड़ गई। उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें बाकी लोगों को बताना होगा और उन्हें इसका विश्वास भी दिलाना होगा। प्रोफेसर ने लूसी की हालत को देखा था और वो कह रहे थे कि इस बार हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त बिल्कुल भी नहीं है। उनके हिसाब से मीना के चेहरे पर वैम्पायर्स की निशानियां दिखने लगी हैं और ये अच्छी बात नहीं है। प्रोफेसर के माथे पर पसीना आ रहा था। उन्होंने कहा, ये निशानियां अभी बहुत हल्की हैं, पर उन्होंने बड़े ध्यान से मीना की बदलती आदतों और उसके व्यवहार को देखा है। शाम को जब हम आगे के प्लान के बारे में बात करने के लिए बैठे तो मीना ने हमें कह दिया कि वो आज अपने कमरे में ही आराम करेगी। प्रोफेसर ने बोलना शुरू किया, जरीना कैथरीन नाम की यह शिप जिस दिन यहां से वारना के लिए निकली है, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में कम से कम 3 हफ्ते तो लगेंगे। पर अगर हम जमीन के रास्ते जाने की कोशिश करें तो हम केवल 3-4 दिन में ही वारना पहुंच सकते हैं। अगर हम ये भी मान लें कि हमें वारना पहुंचने में 1-2 दिन की देरी भी हो जाएगी, तब भी हम काउंट से 2 हफ्ते पहले वहां पहुंचकर अपना जाल बिछा सकते हैं। इसीलिए हमें 17 अक्टूबर तक यहां से निकल जाना चाहिए और इस शिप के वारना पहुंचने से 1 दिन पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए। इस पर क्विंसी बोला, ये ट्रांसिल्वेनिया में काफी भेड़िए हैं ना, और मुझे लगता है काउंट उनका इस्तेमाल हमें रोकने के लिए जरूर करेगा। अगर आप सब मेरी बात माने तो हमें अपने साथ एक विंचेस्टर राइफल रख लेनी चाहिए। ये भेड़ियों या फिर किसी और बड़े जानवर से निपटने में हमारे काम आ सकती है। प्रोफेसर क्विंसी की इस बात से सहमत थे। उन्होंने कहा, मेरे पास एक और तरकीब है। क्यों ना हम सब थोड़ा जल्दी ही वारना पहुंच जाएं। वैसे भी वो जगह हमारे लिए नई है। वहां हमारे इंग्लैंड के कानून काम नहीं करते। अगर हम वहां थोड़ा जल्दी पहुंच जाएं तो उस जगह को अच्छी तरह से जान पाएंगे और शायद हम कुछ दोस्त भी बना लें जो मौका पड़ने पर हमारी मदद कर सकते हैं। कल रात तक हम सारी तैयारियां कर लेते हैं और फिर हम चारों वारना के लिए निकल पड़ेंगे। जॉनथन ने पूछा, हम चारों? 4 कौन? प्रोफेसर, हम 5 लोग हैं और मीना को मिलाकर 6। इस पर प्रोफेसर ने कहा कि मीना का ध्यान रखने के लिए यहां कोई तो होना चाहिए, पर जॉनथन का कहना था कि वो इस बारे में कल सुबह बात करेगा। 6 अक्टूबर की सुबह, जॉनथन हार्कर का जर्नल। मीना जानबूझकर खुद को हमारे हर प्लान से अलग रख रही है। वो समझ चुकी है कि उसकी रगों में काउंट का खून दौड़ रहा है और उसे डर है कि काउंट उसके मन की हर बात को पढ़ सकता है। उसने मुझसे एक वादा लिया है कि मैं किसी भी हालत में उसे हमारे मिशन के बारे में कोई बात न बताऊं। पिछली रात मीना को अच्छे से नींद आई थी, पर आज सुबह होने से पहले ही उसने मुझे जगा दिया और फिर से प्रोफेसर को बुलाने को कहा। मैंने इसमें बिल्कुल भी देर नहीं की और भागकर प्रोफेसर को बुला लाया। प्रोफेसर ने मीना से पूछा कि क्या वो बाकी सबको भी यहां बुला ले। इस पर मीना ने उन्हें मना कर दिया। मीना ने कहा, आप उन्हें यहां बुलाएं या ना बुलाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आप सबके साथ ट्रांसिल्वेनिया चलना ही होगा। इससे मैं और आप दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। पर प्रोफेसर को मीना की यह बात कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने कहा, पर मैडम मीना, ऐसे तो आपको खतरा सबसे ज्यादा होगा।
इस पर मीना ने अपने माथे पर बने उस जलने के निशान की तरफ इशारा करके कहा, इसके लिए मुझे जाना ही होगा। आप सब मेरी बात समझें। अगर काउंट ने सोच लिया कि मैं उससे मिलने जाऊं तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अगर वो मुझे कहेगा कि मैं सबसे छुप कर उससे मिलूं तब भी मुझे जाना ही होगा, क्योंकि तब मेरा खुद पर कोई काबू नहीं होगा। भगवान न करे अगर उसने मुझे कभी जॉनथन को नुकसान पहुंचाने को कहा तो। मेरा आप सबके साथ रहना बहुत जरूरी है ताकि कम से कम बाकी लोग मुझ पर नजर तो रख सकें। कहीं मैंने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मीना की बात में दम था। प्रोफेसर ने उसकी बात का जरा भी विरोध नहीं किया, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मीना के मुंह से यह सुनकर वो खुशी थे कि कम से कम वो सही दिशा में तो सोच रही थी। उन्होंने कहा, मैडम मीना, आप हमेशा की तरह समझदारी की ही बात कर रही हैं। ठीक है, आप हमारे साथ चलें और हमारी मदद करें। इसके बाद प्रोफेसर जॉन, आर्थर और क्विंसी के पास गए और उन्हें सब कुछ समझाया। इस पर क्विंसी ने उनसे पूछा कि हम सब ये कैसे और कब शुरू करेंगे। प्रोफेसर ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, हम कल सुबह यहां से निकलते हैं और वहां पहुंचकर हम सबसे पहले उस शिप में लकड़ी के बक्से को ढूंढना शुरू करेंगे जिसमें वो शैतान सो रहा होगा। बक्सा मिलने पर हम उसके ऊपर एक जंगली लाल गुलाब रख देंगे और उस बक्से को अच्छे से सील कर देंगे जिससे वो बदजात बाहर ना आ पाए। फिर जैसे ही हमारे आसपास कोई नहीं होगा, हमें उसके साथ भी वही करना होगा जो हमने लूसी के साथ किया था। पर क्विंसी का सब्र टूट रहा था। वो कहने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उस बक्से को देखते ही मैं उसमें सोते उस शैतान को मार दूंगा, फिर चाहे मेरे आसपास हजारों लोग ही क्यों ना खड़े हों। अगर वो सब लोग अगले ही पल मिलकर मुझे मौत के घाट उतार भी दें तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्विंसी का हाथ पकड़ा तो वो एकदम ठंडा था। वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसकी बात सुनकर प्रोफेसर ने उसे शाबाशी दी और अपना दिमाग थोड़ा ठंडा रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उसका जज्बा अच्छा है, पर उसे कभी भी किसी भी स्थिति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। न जाने कब कौन सी बात उल्टी पड़ जाए। इसीलिए हमें एक प्लान के तहत काम करना होगा और किसी भी तरह के अनचाहे हालात का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखना होगा। इसके बाद हम सब अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। मैं कोई अमीर शख्स तो नहीं हूं, पर मेरे पास मिस्टर हॉपकिंस की दी हुई कुछ जायदाद और उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस है। मैंने अपनी वसीयत तैयार कर ली है। मेरे परिवार में तो कोई नहीं है और अगर मैं इस मिशन से वापस नहीं आया तो मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत है वो सब मीना का होगा। वो खतरनाक समय करीब आ रहा है और हम सबकी बेचैनी बढ़ती जा रही है।